हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं आपका भाई विवेक पांडे। स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का। आप सभी के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको मैं एक वीडियो के माध्यम से ज़रूर प्रेषित करता हूं कि आपको यह समझ विकसित करा पाऊँ कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, तैयारी के कैसे दशा दिशा आपकी तय हो, एक सही मेंटर का चुनाव करके आप कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसी दौर में आपके सामने आर ओ आर ओ 2026 को लेकर के आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं कि सर आर ओ आर ओ 2026 कब तक हो सकता है, क्या सच में नई भर्ती आने वाली है या इसको लेकर के अभी भी अनुमान लगाना व्यर्थ है, क्या यह वास्तविकता है, यह केवल एक दीवा स्वप्न है, एक कल्पना मात्र है। मैं इस पर से पर्दा उठाऊंगा आपको। आर ओ आर ओ 2023 था। अगर आप ठीक से गौर करें तो ये फॉर्म आपने 2023 में भरा था, परीक्षा 2024 को 11 फरवरी को दिया, जो कि कैंसिल हो गई पेपर आउट होने के कारण। फिर आपने 2025 में जुलाई में आकर के ये पेपर दिया। फाइनली आप अभी इसके परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं बताऊंगा कि इसका परिणाम कब तक आ सकता है, क्या अनुमान किया गया है, क्या वास्तविकता है परिणाम की, कट ऑफ की वास्तविकता क्या है, कब तक ये कट ऑफ जारी की जा सकती है और ये कट ऑफ कितनी रहेगी, इसका भी एक मोटा अनुमान आपको दूंगा। और आपके कितने नंबर बन रहे हैं तो आपको मुख्य परीक्षा के लिए बिना समय गंवाए, क्योंकि समय ही वर्तमान समय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है और सबसे बड़ी पूंजी है। समय को एक पूंजी के तौर पर जिन लोगों ने समझ लिया उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको बताऊंगा, साथ ही बताऊंगा कि जीएस की, सामान्य हिंदी की, पत्रलेखन की, निबंध की और गद्यांश के संबंधित प्रश्नों की व्याख्या के संबंध में आपको क्लास कहाँ मिलेगी, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सारी चीज़ों के विषय में मैं वार्ता करने के लिए उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप फाइनली किस प्रकार से इसके बारे में विचार करेंगे, इसको कैसे सोचना चाहिए। देखिए, अगर आप थोड़ा समझदारी से समझें तो जो ये आर ओ 2023 आपने दिया था, ये आर ओ 2023 की जो परीक्षा आप देकर आए, इसके प्रश्न में जो 11 फरवरी का पेपर था और जो अभी आपका जुलाई का पेपर है, दोनों में बड़ा अंतर है। दोनों प्रश्न पत्रों में बड़ा अंतर था। यह कठिनाई स्तर में कठिन पाया गया, इसको आप मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। ये एरो कुछ इस प्रकार से आ रहा था, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि तथ्यात्मक, तथ्यपरक प्रश्न ज्यादा पूछे गए। जहां पर एक ऐसा विद्यार्थी जो वनडे टाइप के एग्जामिनेशन की तैयारी ज्यादा कर रहा है, या एक ऐसा विद्यार्थी जिन्होंने केवल तथ्यों को रट करके या तथ्यों को ऊपरी ऊपरी तौर पर समझ करके भी अपने आप को तैयार कर लिया, तो वो इस एग्जामिनेशन में ठीक ठाक रिजल्ट लेने की उम्मीद कर पा रहा है। क्योंकि यहां पर इस प्रकार से कठिनाई स्तर पर प्रश्न नहीं पूछे गए, पीएससी के ट्रैक पर एकदम सटीक तौर पर प्रश्न ना पूछ करके मोटे मोटे सवाल पूछे गए, जिसका उत्तर एक सामान्य विद्यार्थी भी दे सकता है, जिसने पीएससी के स्तर पर ठीक ठीक समझ विकसित ना भी की हो, तो वो भी लगभग लगभग काम कर गया अपना। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं। तो अब यहां पर हुआ क्या कि प्रश्नों को बहुत ज्यादा अटेम्प्ट बहुत बढ़ गए। ज्यादातर विद्यार्थी क्या करने लग गए कि ये अनुमान लगाने लग गए कि कट ऑफ क्या हो जाएगी, बहुत हाई चली जाएगी, क्योंकि उनका अनुमान था कि उन्होंने 130, 140, कुछ विद्यार्थी तो 150 तक अनुमान लगा के गए। लेकिन ये नंबर्स तब घटते हुए दिखाई पड़े जब आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी जारी कर दी। जैसे ही आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी जारी की, उत्तर कुंजी जारी करते ही यह देखा गया कि ज्यादातर विद्यार्थी जो 150 के रेशियो में जा रहे थे, वह घटते घटते 125, 130, 115, 125 के रेशियो में चले आए। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा ये सच बात है कि नहीं, है ना। क्योंकि बहुतेरे विद्यार्थियों के परिणाम को देखते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ, अनायास ही मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। ये बहुत से विद्यार्थियों के परिणाम को देखने के बाद ये चर्चा हो रही है। अब हुआ क्या, इसका परिणाम क्या हुआ, तो बहुत सुनने में आया कि लगभग 6 सवाल आपके क्या कर दिए जाएंगे, डिलीट कर दिए जाएंगे, 2 सवालों के उत्तर चेंज होंगे। जैसे हिंदी का ही एक प्रश्न देख लीजिए, जिसको लेकर के जो सार्वनामिक वाला सवाल था, है ना, सार्वनामिक वाला जो क्वेश्चन था उसको लेकर के ये था कि ये सवाल का उत्तर गलत है, इसको ठीक किया जाएगा। तो चेंज का मतलब होता है कि किसी सवाल के लिए जो उत्तर आयोग के द्वारा चुना गया है उस उत्तर को बदला जाएगा, है ना। अब बदला जाएगा, अब नया उत्तर उसके लिए लगाया जाएगा। तो क्या इसके लिए कोई अलग से उत्तर कुंजी जारी होगी क्या,
तो मैं ध्यान से सुन लीजिए, मैं बता दूं, उत्तर कुंजी अब दोबारा जारी नहीं होगी। जो जारी होना होता तो उसी टाइम पे हो जाता। आपको एक समय दिया गया, एक फीस जमा करने के लिए कहा गया, तथ्य भेजने के लिए कहे गए और तथ्य भेज करके कहा गया कि आप बता दीजिए कहाँ कहाँ दोष है। उस पर इंटरनली काम कर लिया है आयोग ने। काम करने के बाद उन्होंने अपने जो भी पैटर्न्स में, जो भी अपने उत्तरों में परिवर्तन करना था, डिलीट सब कर चुके हैं। वो होता क्या है कि अगर सवाल डिलीट हो रहे हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि जब आप देखें तो जो आपका पैटर्न है, पैटर्न क्या कहता है? पैटर्न कहता है कि सर हमारे पास जीएस के क्वेश्चन थे, सर हमारे पास हिंदी के क्वेश्चन थे। तो जीएस और हिंदी में अगर आप देखें तो जीएस के आपको कितने सवाल और हिंदी कितने सवाल, तो 140 सवाल जो है आपके जीएस के और 60 सवाल आपके हिंदी के। कुल 200 सवालों पर आपका काम हुआ है, ठीक है ना, 140 और 60। तो इतने पर आप अपना काम करके आए कि भैया इतना हमको करके आना है। अब जब इतना आप करके आए, 140 और 60 का रेशियो आपने क्लियर किया, तो इसमें आप देखेंगे तो दोनों में से मिला करके कुल 200 में से मान के चलिए कि 6 सवाल डिलीट भी हो गए, तो ये प्रश्न कितने हुए आपके? तो ये प्रश्न आपके 194 हो गए, 2 के उत्तर चेंज कर दिए गए। तो आपको क्या लगता है कि मेरिट 194 पर बनेगी? नहीं, प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलने वाले उत्तरों के आधार पर अब होने क्या लग जाता है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलने वाले उत्तरों के आधार पर वह इसकी जांच कर लेते हैं कि भैया कितना नंबर मिल रहा था। अभी तक एक सवाल के लिए आपको 1 नंबर मिल रहा था, अब वो जो 6 सवाल अगर हटाएंगे तो उसके बिहाफ पर उसमें उतने पर ही मार्किंग करेंगे, मतलब पूर्णांक में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। क्या मैंने बताया, ध्यान से सुना कि नहीं आपने, कि पूर्णांक में कोई भी परिवर्तन लेस मात्र का भी नहीं किया जाता, यानी कि इसके पूर्णांकों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो अब आप लोग थोड़ा सा गणित लगा के देख लीजिएगा, यानी कि कुल मिलाकर के डिलीट हुए प्रश्नों के साथ ये ना समझिएगा कि अब मेरिट 194 पर बनना शुरू हो जाएगी, ऐसा कतई नहीं होगा। आपकी मेरिट बनेगी तो पूर्णांक के आधार पर ही बनेगी। बस प्रत्येक प्रश्न के लिए अभी तक आपको 1 अंक मिल रहा था, अब इसके लिए गणित लगा करके देख लीजिएगा 1.3 के आसपास आपका नंबर जाएगा। तो आप गणित लगा लीजिएगा, मैं थोड़ा गणित में कमजोर व्यक्ति हूं तो आप अपनी गणित लगा के देख लीजिएगा, इतने नंबरों के इर्द गिर्द आप पहुंच जाएंगे। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं नहीं कहूंगा कि आप इस पर विचार करिए, प्रभाव को साइड रखिए, ठीक है। अब आयोग क्या करेगा, कैसे पैटर्न पर आगे चलेगा, क्या 195 पर ही बना देगा? वैसे आज तक ऐसा हुआ नहीं, पूर्णांक के साथ कभी भी किसी भी परीक्षा में अगर ऐसा हो तो कोई भी आयोग ये काम नहीं करता कि कम सवालों पर मेरिट तैयार कर दे। वो पूर्णांक से हट करके कभी भी मेरिट तैयार नहीं कर सकते, बाध्य होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पैटर्न रहा आपका। अब इसका प्रभाव क्या रहेगा आपके ऊपर, सर कितना नंबर हम वर्तमान समय में पाए हो तो मुख्य परीक्षा के लिए आगे बढ़ जाए। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में जाते हैं तो जनरल कैटेगरी का विद्यार्थी जो भी 125 प्लस अंक अर्जित कर रहा है, किसके आधार पर? जो उत्तर कुंजी, जो आंसर की आपने देख रखा है अपना आयोग वाला। अभी इसमें बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन आप बिना उम्मीद किए 125 मानिए, बढ़ जाए तो बहुत अच्छा, आपका बोनस है, लेकिन ना भी हो तो आप इसी के इर्द गिर्द रहिए। और ये इसके इर्द गिर्द जो भी विद्यार्थी हैं, मैं उनको कहूंगा कि बिना समय गंवाए आप अपने आप को मुख्य परीक्षा में झोंक दीजिए, इससे आपकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 मिनट के लिए ऐसा भी सोचते हो कि सर अगर हम बॉर्डर लाइन पे आके रुक गए और मेरिट 127 गई, 130 गई, 132 चली गई, तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे? तो भैया आपके पास बीईओ का बहुत शानदार पद आ रहा है, बीईओ 2025 का आने ही वाला है। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा था, आप लोगों ने देखा होगा, कंप्लीट वीडियो हमारी इसी चैनल पर पड़ी हुई है, बीईओ वाली, जाके देखिए एक बार, अनुमान लीजिएगा उससे। और आपके सामने अभी अगर आप पेट का एग्जाम दिए होंगे तो इसी तैयारी के बिहार पर आपके पास लोअर पीसीएस है समान जीएस के आधार पर, और तो और आपके पास एलटी ग्रेड है, आपके पास जीआईसी है, आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर है। ये सब भी तो मुख्य परीक्षा की मांग करते हैं भैया, ये सब भी तो बिना मुख्य परीक्षा के तो इसमें चयन होगा नहीं। अब मान लीजिए इसमें अगर आप पढ़ लिए तो आपको यूपी पीसीएस तो देना ही देना है ना, और तो और नई भर्ती में तो आप उतरेंगे। ये जब तैयारी आप कर लेंगे तो आपको क्या लगता है कि अगली बार पैटर्न किस प्रकार से बदलेगा, अगली बार के परिणामों में क्या परिवर्तन हो सकते हैं? तो आपकी अभी से की हुई तैयारी ही
तो आपके काम आएगी। किसी कारणवश अगर कम हुआ तो वैसे ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, केवल +-2 कर लीजिए, इससे ज़्यादा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप भी यहीं हैं, मैं भी यहीं हूँ, आराम से देखते रहेंगे। आप देख लीजिएगा, पिछली बार भी सर्वाधिक जो चीज़ें हमने बोली थी उसी तरह से हुई थी। इस बार भी प्रयास है कि भैया जितनी जानकारी है उसके आधार पर मैंने आपको बता दिया है। तो यानी कि जो भी विद्यार्थी इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो अपनी तैयारी पर रहें। हाँ, एक बात और जान लीजिए, ओबीसी में और जनरल की मेरिट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, अंक मात्र का या इक्वलाइजेशन समझिए लगभग, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन वाला मामला है नहीं, था तो उसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी गई और प्रयागराज में हम आप मिले भी थे, देखा ही होगा आपने। तो भैया यहाँ पर जो है अब कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसके लिए तो आप सवाल एकदम बंद कर दीजिए, दिमाग को परेशान करना बंद कर दीजिए, समय मत गंवाइए, क्योंकि उत्तर लेखन सीखना लंबी कला है। उत्तर लेखन सीखना एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। उत्तर लेखन आप एक दिन में नहीं सीख सकते। इसे सीखने के लिए 3 माह कम से कम का समय आपको देना पड़ेगा, कम से कम। और जो औसत विद्यार्थी हैं उनको 5 से 6 माह तक का समय लग सकता है। लेकिन क्या मुख्य परीक्षा में आपको इतना समय मिल रहा है? अब प्रश्न ये है कि क्या इतना समय मिल रहा है? एक सवाल का उत्तर तो आपको मिला यहाँ से कि सर इसकी वास्तविकता क्या है, ये तो आपने क्लियर कर दिया कि कट ऑफ की वास्तविकता क्या है ना। लेकिन भैया आरओ का परिणाम कब तक आएगा? तो आप मान करके चलिए कि सुनने में आ रहा है कि 15 से 20 अक्टूबर के बीच में, 15 से 20 अक्टूबर के बीच में यह परिणाम संभवतः जारी हो सकता है। ठीक है, 15 से 20 यानी ज्यादा वक्त नहीं है। परिणाम जारी होने के बाद कितना समय मिलेगा मुख्य परीक्षा के लिए, कितना समय मिलेगा सर हमको? तो मुख्य परीक्षा के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 45 से 60 दिन का ही आपको समय दिया जाएगा। क्योंकि एक लिस्ट जारी की गई थी इंटरनली जिसमें कहा गया था आयोग को कि आप प्रयास करिए कि दिसंबर तक मुख्य परीक्षा करा लीजिए। अगर किसी कारणवश दिसंबर तक आपके पास किसी प्रकार का सेंटर लेने में दिक्कत आता है, सेंटर लेने में क्या दिक्कत आ सकता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही इस परीक्षा को कंडक्ट कराता है, पूरी जिम्मेदारी उसी की होती है। और यही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जब से आपकी परीक्षा कराई गई है आरओ की, उसके बाद से एक भी दिन खाली नहीं बैठा है। लगातार एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकाली गई, जीआईसी का निकाला गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का निकाला गया, अभी फॉर्म भरे ही जा रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का एलटी जीआईसी भरा जा चुका है। तो ये 3 परीक्षाएं तो इनको कंडक्ट करानी ही करानी है, उसमें कोई बट नहीं है। अब साथ में जैसे ही ये मुक्त होंगे तो बीओ का नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। बीओ के नोटिफिकेशन जारी करने के साथ साथ आपके रिजल्ट पे पीछे से काम चल ही रहा है। अलग अलग अनुभागों के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। मतलब लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ही एक विभाग के अंतर्गत कई अनुभाग होते हैं ना, उस अनुभाग का एक अधिकारी होता है, सेक्शन ऑफिसर, अनुभाग अधिकारी, जिसके अंडर में सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो अब ये व्यवस्थाएं तो जारी हैं, चल रही हैं सुचारू रूप से। आपको अगर किसी कारणवश दिसंबर तक ये पेपर नहीं करा पाए, दिसंबर के अंत तक, तो ये पेपर होने की संभावना आपकी चली गई अब जनवरी में। अब जनवरी में कब? तो जनवरी के अंत तक। जनवरी के अंत तक जाने के बाद अगर ये इसको करा लेते हैं, क्योंकि जनवरी के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में इसलिए नहीं करा पाएंगे क्योंकि त्यौहार, खिचड़ी, और दूसरा उस समय यूपी टेट का पेपर होना है। अगर आप नोटिफिकेशन को थोड़ा समझते हो, थोड़ा सा कार्यशैली को समझते हो तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि बड़ा सेंटर यूपी टेट में लिया जाता है, राज्य पूरा भरा होगा, खाली नहीं रहेगा। सेंटर चाहिए होगा मुख्य परीक्षा कराने के लिए भी, और उपयोगी सेंटर चाहिए होंगे। हालांकि कम विद्यार्थी होते हैं काफ़ी ज़्यादा, इस बार 15 गुना विद्यार्थी, 13 गुना भी बुलाए जाएंगे। अगर 13 गुना से 15 गुना विद्यार्थी लगभग बुलाए जाते हैं, तो इतने विद्यार्थी बुलाए जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 400 गुणे 13 कर दीजिए, 400 गुणे 15 कर दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी भीड़ होगी तो नहीं करा पाएंगे, इसलिए अंत तक मेरी उम्मीद है कि जाएंगे वो। तो इसके लिए आपके पास टाइम कितना है? अगर आप तैयारी करना शुरू करेंगे तो आपके पास चल रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके पास 4 महीने हैं। अगर आप इस 4 महीने में अपने आप को मजा हुआ खिलाड़ी बना लें, पत्र लेखन में अपनी पकड़ मजबूत कर लें, निबंध में अपनी पकड़ मजबूत कर लें, कई निबंधों को लिख लें, लिख कर अभ्यास कर लें, अभ्यास करके कापी की जांच करा लें, जांच करा करके देखें क्या क्या त्रुटियां हैं, व्याकरण दोष अपना दूर कर लें, और कंप्यूटर पर अपनी पकड़ बना लें। कंप्यूटर का क्वेश्चन भी इसमें लिखित होता है। आपको बता दें कि ये एकमात्र परीक्षा है जो हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए और हिंदी नुमा विद्यार्थियों के लिए, जिन्होंने केवल हिंदी भाषा में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना आता है, अंग्रेजी भाषा से उनका बहुत जुड़ाव नहीं है, बहुत कमज़ोर है मेरी तरह ही, तो उनके लिए यह परीक्षा रामबाण साबित होती है। उनके लिए ही ये परीक्षा डिज़ाइन की गई है। और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बन करके आप 6
पे ग्रेड कमीशन की नौकरी पा जाते हैं। ये कोई मजाक बात नहीं है ना। तो आप समझिए कि इतनी शानदार नौकरी पाने के लिए अगर थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, लिखित अभ्यास करना पड़ेगा, और उसके लिए आप अगर तैयार नहीं हो पाएंगे तो यह आपकी कमी है और किसी की नहीं। 2 उत्तर मैंने आपको दे दिए हैं। तीसरा, जीएस जो आपने प्री में पढ़ा था वैसा ही जीएस मुख्य परीक्षा में आएगा। सामान्य हिंदी जो आपने प्री में पढ़ा था वैसा ही आएगा। फर्क इतना है कि यहां पर 2 अंक का एक प्रश्न हो जाता है, यहां पर प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का हो जाता है। यहां गलती करने की गुंजाइश कम हो जाती है, क्योंकि यहां गलती का मतलब फिर बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो यहां पर आपको प्रयास करना है कि यहां पूर्णांक अर्जित करना है। ये पैटर्न समझिएगा। जो भी विद्यार्थी सफल होता है उसके पीछे का कारण यही है, यहां आपको पूर्णांक अर्जित करना है। अगर ये नहीं कर पाए तो समझ लीजिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिए आप। फिर इधर आ जाइए, ये आपको कितना नंबर देता है, तो 8 8 8 3 पत्र आपसे पूछे जाएंगे, 24 नंबर सीधा सीधा दे देता है। और ये क्या दे देता है, क्योंकि ये पत्र लेखन के अंतर्गत ही पत्र का सारिणी रूप पूछा जाता है। सारिणी रूप अकेले एक प्रश्न 15 नंबर का पूछा जाता है। तो 28 और 15 जोड़ दीजिए, तिरालीस। ठीक है, 43 नंबर यहां से आपको मिल रहा है। अब 43 नंबर मिल रहा है और 43 अंक के लिए आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप गलती कर रहे हैं। कुल 9 पत्र आपको पढ़ने हैं। कितना आपके सिलेबस में है? कुल 9 पत्र आपके सिलेबस में हैं। कितना टाइम लगता है पत्र पढ़ने में? 25 दिन लगता है पत्र पढ़ने में। यानी कि अगर घंटे के हिसाब से मैं बताऊं तो लगभग 40 घंटा, लगभग 40 घंटे आपको मैं पत्र पढ़ाता हूं, जिसमें किसी भी पत्र के संबंध में क्या क्या बातें जानना अनिवार्य होता है। समझते चलिए, तब आप इस बात के सही महत्व को समझ पाएंगे मेरे दोस्त। जब आप पत्र लेखन पढ़ने चलें तो पत्र लेखन के किन बिंदुओं पर आपका फोकस अच्छा रहे, ताकि आप इस विषय पर अपनी पकड़ मजबूत कर लें। पत्र का व्यवहार समझिए, पत्र का उद्गम समझिए, पत्र का प्रस्थान समझिए, तब आप सवाल लगा पाएंगे। इस उद्गम से क्या पता चलेगा कि पत्र का प्रेषक कौन हो सकता है, ताकि जब प्रारूप से हटकर सवाल पूछे जाएं तो आप उत्तर कर लें। आपको प्रस्थान समझ में आ जाएगा तो आप ये समझिए कि आपको प्रेषिति समझ में आ जाएगा, प्रेषिति समझ में आ जाएगा। और समझिए कि पत्र का प्रारूप क्या होता है, पत्र की भाषा शैली कैसी होती है। प्रत्येक पत्र के लिए भिन्न भिन्न होगी। पत्र का प्रारूप कैसा होता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और यह औपचारिक रूप में होगा कि अनौपचारिक रूप में। औपचारिकता समझिए, अनौपचारिकता समझिए। साथ ही उसकी भाषा शैली में भी यही बिंदु लागू होते हैं कि उसकी भाषा शैली औपचारिक होगी अथवा अनौपचारिक होगी। और समझिए पत्र का महत्व क्या है, विशेष पत्र का, और उसके संबंध में कोई अन्य बिंदु है तो वह भी। इतनी बातें अगर आप एक पत्र के संबंध में जानते हैं, और एक पत्र का दूसरे पत्र से अंतर क्या है, एक पत्र का दूसरे पत्र से समानता क्या है, अगर आप इतनी बातें गौर कर लेते हैं, और उस पत्र पर वर्तमान समय में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हाँ एक चीज और, उस पत्र का संचालन समझिए कैसे होता है ना। और क्या कहा मैंने कि पत्र का केवल प्रारूप मात्र नहीं, पत्र पर प्रश्नात्मक कोटि के सवाल जो पूछे जा रहे हैं, मतलब पत्र पर एक कथन के आधार पर, एक व्यवस्था के आधार पर एक समस्या दे देगा आपको। समस्या आधारित प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उस पर आपकी पकड़ का मजबूत होना अत्यावश्यक है। देखिए, एक मेंटोर होना चाहिए जो ये बातें आपको बता पाए, और वो मेंटोर आपकी कॉपी देख पाए, जो कि हमारे बैच के हिस्से में अगर आप आते हैं तो हम अपने बैच में ये चीज़ें आपको देते हैं। इसके लिए हमने एक बैच भी लॉन्च किया हुआ है। और यही चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये पत्र हो गया आपका, और इसी पत्र को बिना सीखे आप उसका सारणी रूप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि सारणी रूप क्या होता है, किसी भी कार्यालय से निकलने वाले वर्ष भर में जितने भी निर्गत पत्र हैं उन सभी पत्रों का लेखा जोखा सारणी रूप में किया जाता है। तो वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। अब भैया आपका नंबर आ जाता है किसमें, तो अब आपका नंबर आ जाता है निबंध में।
ये निबंध आपको क्या देता है, तो फिर मैं वही कहूंगा कि ये निबंध आपको कितना नंबर दे देता है, 40 40 40, यानी कि कुल 120 अंक। और यही आपके 412 के अंदर, 411 12 पदों के अंदर आने की लड़ाई के लिए इतना करना जरूरी है। इसके लिए मैंने आपके लिए एक शानदार मेंस की बैच लॉन्च किया है। मैं आपको समझा देता हूं कि आप ये बैच कैसे परचेज कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। आप गूगल पर जाइए, सर्च करिए स्टडी IQ। जब आप सर्च करेंगे तो ये पहले नंबर वाली जो लिंक ओपन हो रही है, इसको ओपन कर लीजिएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आपसे पूछा जाएगा स्टेट PSC, है ना, आपसे पूछा जाएगा स्टेट PSC। स्टेट PSC में आप किस राज्य में आते हैं, तो आप आते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर तो आपको मेरी एक बैच दिखाई पड़ रही होगी, बहुत शानदार बैच है, जिसके माध्यम से, और आप में से ज़्यादातर विद्यार्थियों ने, कई सारे विद्यार्थियों ने हमसे मुख्य परीक्षा के लिए आज से नहीं, लगभग 1.5-2 वर्षों से पढ़ाई शुरू कर दिया था। उनके पत्र व्यवहार में, उनके निबंध लेखन की शैली में, उनके मुख्य परीक्षा की जो अटायर्स हैं, जो मुख्य परीक्षा का उनका तरीका है, उनको लेखन की विधा, और जो गलतियां, जो खामियां होती हैं, जिस प्रकार कॉपी चेक की जाती है, वो सब तो सीख के बैठे हुए हैं भाई। तो आप क्यों पीछे रह जाएंगे, आप भी जुड़िए। और यूपी PCS और RO के लिए आप यूपी PSC का जो RO का मेंस बैच देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको RO का मेंस पूरा मिल जाएगा, मुख्य परीक्षा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, और तो और ये लाइव चलेगा, ये आपको लाइव मिलेगा। और इसी बैच में आपको करंट अफेयर की पूरी मैगजीन मिलेगी, इसी में आपको MCQ मिलेगा, इसी बैच में आपको GS रिकॉर्डेड मिल जाएगा। क्या, GS आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। अलग से GS की कोई बैच लेने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, आपको अलग से यहाँ पर GS की रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगी, अलग से लेना ही नहीं है आपको भाई। और देखो यहाँ पर आपको कुछ अभ्यास मालाएं भी करवाई जाएंगी। तो इस बैच को लेने के बाद आपकी मुख्य परीक्षा RO BEO का पूरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। लेना कैसे है, तो आप जाइए यहाँ पर बाई नाउ करिए। बाई नाउ पर जाने के बाद जैसे ही आप इसे खरीदने जाएंगे तो आपसे यहाँ पर एक नंबर मांगेगा, और वो नंबर आप डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप इसको परचेज करेंगे, मैं अपना नंबर डाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमने एक नंबर डाल दिया। अब आपको एक OTP आएगी, उस OTP को आप दे दीजिए और लॉगिन कर लीजिए OTP के तहत। जैसे ही आप OTP पे लॉगिन करेंगे, और ये लॉगिन करने के बाद आपने इस बैच को क्लिक किया। सबसे बड़ी बात है, ये बैच आपके पास 18 महीने के लिए रहेगा, 1-2 दिन के लिए नहीं, 18 महीने के लिए आपके पास ये बैच रहने वाला है। आपको मैं एक कूपन कोड बता देता हूँ, मेरा कूपन कोड है VK लाइव। क्या, VK लाइव मेरा कूपन कोड है VK लाइव। ये कोड लगा करके ही आपको ये बैच परचेज करना है। जैसे ही आपने ये कोड लगाया VK लाइव, तैसे ही आप देखेंगे इसकी फीस बहुत कम हो जाएगी। हालांकि ये फीस बढ़ने वाली है, ये फीस बढ़ने वाली है। देखिए अभी तक इसका फीस जो है कम था, अब इसकी फीस देखेंगे तो ज़्यादा हो गई है। इसकी फीस अब 3000 हो गई है। देखिए इसकी फीस हो चुकी है 3000 रुपये, है ना, और ये धीरे धीरे इसकी फीस 3500 तक हो जाएगी। तो आप समय ना गंवाइए और इस बैच को जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। ठीक है, इस बैच को परचेज करने के बाद आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप में से ऐसे कोई भी विद्यार्थी हो जो केवल मुख्य परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना चाहते, या GS मुख्य परीक्षा के हिसाब से नहीं, बल्कि बिल्कुल नए हो, उनको एकदम नए सिरे से तैयारी करनी है, तो मैं चाहूँगा कि आप स्टेट PSC का, अगर यूपी PCS के विद्यार्थी हैं तो आप आरंभ बैच ले सकते हैं। आरंभ बैच आप जा करके ले सकते हैं। कंप्लीट यूपी PCS की बैच है हमारी, ये कंप्लीट यूपी PCS की बैच है, आरंभ 9.0। और आपको आरंभ के अलावा अगर एक बैच चाहिए BEO के लिए, जैसे आप लोग BEO की तैयारी कर रहे होंगे, तो उत्तर प्रदेश के लिए आपको BEO की बैच मिल जाएगी। और कंप्लीट RO फाउंडेशन, जो नए वाले RO के लिए तैयारी करना चाहते हैं विद्यार्थी, 2026 RO 2026 के लिए जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं, हाँ मैंने ये तो बताया नहीं इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। इसका नोटिफिकेशन मार्च के बाद आएगा।
ठीक है ना। मार्च के बाद इसका नोटिफिकेशन आना तय है, लगभग यही 350 के आसपास पद आपको मिल जाएंगे, बढ़ भी सकते हैं क्योंकि बढ़े हुए पदों को वो लोग इसमें जोड़ने से इनकार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें मिल सकते हैं। आरओ का फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। परचेज करने का तरीका वही है, कोड लगा दीजिएगा वीके लाइव। ठीक है, इसी कोड के माध्यम से ले सकते हैं। अगर वीडियो में कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, अगला वीडियो बना देंगे, आपको शॉर्ट्स के माध्यम से बता देंगे। हमारी प्रतिदिन क्लास चलती है संध्या 8 बजे। आप आइए, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिदिन संध्या 8 बजे जुड़ करके आप हमारी लाइव क्लास का आनंद ले सकते हैं। और आपको बता दें कि अगर आप हमारे विद्यार्थी हैं और आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे टेलीग्राम का ये लिंक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जा करके डायरेक्ट इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है viveksir.official। अगर आप सर्च करके जुड़ जाएं तो viveksir.official से, नहीं तो इसको आप स्कैन करके जुड़ जाइएगा। जो भी आपके हृदय में भावनाएं हो, जो आप कहना चाहते हो, अपनी बात हो, कोई सवाल हो तो लिख करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ये रहा पूरा का पूरा आपकी जानकारी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।